नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टैक्स फ्री पेंशन इनकम, पेंशनर नो नीड टू पे टैक्स। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 हम बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो होता है आपका असेसमेंट ईयर 2026-27 स्टार्ट कब से होता है आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। इस पीरियड के दौरान अगर आपको कोई भी पेंशन इनकम हुई है तो ध्यान रखिएगा, इस बार बजट जो अनाउंस किया गया था बजट 2025 जिसमें सभी पेंशनरों के लिए यहां पर राहत दी गई है। अब किसी भी पेंशनर को यहां पर टैक्स जो है वो भरना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने लिमिट भी जारी करी है। तो कितनी टैक्स फ्री पेंशन आपके लिए होने वाली है, कौन से पेंशनर है जिन्हें टैक्स बिल्कुल भी देना नहीं पड़ेगा, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपको पेंशन इनकम हो रही है सरकार से, अगर आपको पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, मंथली पेंशन हो सकती है, हर महीने आपको इनकम मिल रही है, तो सरकार ने इस बार आपके लिए बहुत ही राहत दी गई है। आपको एक भी पेंशन का पैसा जो है वो टैक्स इस पर नहीं देना है। और कुछ लोगों को तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न से भी बेनिफिट दिया गया है। तो ये एक तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना, दूसरा आपको यहां पर कोई भी पेंशन पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन उसके लिए जानेंगे क्या है लिमिट, क्या है पेंशन, पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि जो जो पेंशनर है कौन से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आप पर एप्लीकेबल है, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है, आपकी टैक्स स्लैब जानेंगे, कितनी टैक्स फ्री इनकम है, कब आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। सारे डिटेल पॉइंट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमेशा मिस कर जाएंगे। फिर आप बाद में पूछेंगे कि हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है, हमारी ये इनकम है, हमारी ये वाली इनकम है। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म भरा और यहां पर जो है आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपका आईटीआर इनवैलिड हो सकता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर आईटीआर फॉर्म आपको जमा करना है। कुछ केस में आपको आईटीआर फॉर्म भी जमा नहीं करना होगा, लेकिन किन किन को है ये पूरी जानकारी आपको लेनी है आज के इस वीडियो से। सिर्फ खुद को ही नहीं लेनी है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में जो भी पेंशनर है उनको ये शेयर जरूर करें, उनसे ये चीजें जो है वो शेयर करें ताकि उन्हें भी यहां पर जानकारी हो, उन्हें भी यहां पर पता चले कि सरकार द्वारा क्या बेनिफिट, क्या फायदा दिया जा रहा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन से पेंशनर है जिन्हें ना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, ना ही सरकार को कोई टैक्स देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में। यह जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कौन है पेंशनर, कौन से पेंशनर है जो यहां पर कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल कई लोगों का होता है, क्या पेंशनर हमेशा सीनियर सिटीजन होता है, यह हम भी क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशनर यहां पर कौन है। तो पेंशनर किस व्यक्ति को कहा जाएगा, अगर कोई पुरुष है या कोई महिला क्यों ना हो, वो अगर रिटायर्ड है अपनी जॉब से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, तब उसे यहां पर पेंशनर कहा जाएगा। तो अगर आपको पेंशन मिल रही है, आप रिटायर्ड हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पर आपको पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, तो इस केस में जो भी आपका एम्प्लॉयर है ये आपको पेंशन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है एम्प्लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, या प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। तो जो भी पेंशन आपको मिल रही है वो आपकी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम सैलरी में। ध्यान रखिएगा पेंशन इनकम हमेशा सैलरी में टैक्सेबल होती है, बिजनेस में या अन्य अदर सोर्स इनकम में नहीं होती है। तो रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन आपको मिल रही है सैलरी इनकम के अंदर आपको दिखाना है। रिटायरमेंट से पहले भी हम सैलरी में ही दिखाते थे, लेकिन सरकार कह रही है भले ही आपने रिटायरमेंट क्यों ना ले लिया हो, पेंशन इनकम है वो सैलरी ही मानी जाएगी।
रेगुलर मंथली पेंशन इनकम सैलरी इनकम मानी जाएगी, सैलरी की तरह इसको ट्रीट करना है। कई लोगों को फैमिली पेंशन मिलती है, कई बार यहां पर जो पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो स्पाउस है या जो बेटा है उनका या उनके जो चिल्ड्रन है उन्हें यहां पर पेंशन रिसीव होती है, जिसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं। ये आपको सैलरी में कभी नहीं दिखानी होती है, ये आपको दिखानी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम में आपको 15,000 और न्यू रिजिम में आपको 25,000 मैक्सिमम यहां पर मिलता है, और 1/3 इनमें से जो भी लोअर होगा उसका डिडक्शन आपको यहां पर दिया जाता है। ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन होगी, लीव एनकैशमेंट होगी, ये भी आप जो है वो सैलरी में ही दिखाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहती है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके इसमें डिपेंड करता है कि यहां पर एग्जम्पशन पार्टली आपको दिया जाता है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पेंशनर हमेशा सीनियर सिटीजन होता है? नहीं दोस्तों, पेंशनर यहां पर सीनियर सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सीनियर सिटीजन भी हो सकता है। हो सकता है उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया हो, तो यहां पर अगर कोई पेंशनर है इसका मतलब यह नहीं है ऑटोमेटिकली कि ये सीनियर सिटीजन हो सकता है उसने 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले लिया हो। सीनियर सिटीजन को अगर देखना है कैसे एलिजिबिलिटी है तो उसके लिए एज देखी जाती है, ना कि पेंशन स्टेटस। तो कोई भी सीनियर सिटीजन तभी कहलाया जाएगा जब उसकी एज क्राइटेरिया मैच करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा कि सीनियर सिटीजन कौन होगा, कौन से सीनियर सिटीजन पेंशनर कहलाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि पेंशनर कौन है। इनकम टैक्स के हिसाब से पेंशनर उसे कहा जाएगा जो रिटायर्ड हो चुका है, जिसे पेंशन मिल रही है, सैलरी हेड में आपको दिखाना है, तो वो व्यक्ति जो है वो पेंशनर कहलाया जाएगा। हो सकता है वो सीनियर सिटीजन भी हो या फिर नॉन सीनियर सिटीजन भी। अब जो दूसरा हमारा सवाल था कि सीनियर सिटीजन कौन है, यानी पेंशनर कौन से ऐसे पेंशनर है जिन्हें हम सीनियर सिटीजन मान सकते हैं। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर 60 साल से ज्यादा आपकी एज है लेकिन 80 साल से कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हमेशा यहां पर जो एज है वो देखी जाती है 31 मार्च तक। तो अगर आपकी एज जो है वो 31 मार्च को यहां पर जो है 60 हो चुकी है, तो भी यहां पर आपको पूरे साल जो है वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा, यानी आप एक पेंशनर है प्लस आप सीनियर सिटीजन है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 31 मार्च को आपकी एज जो है वो 60 साल हुई है, तो भी आप पूरे साल के लिए जो है 25-26 में सीनियर सिटीजन पेंशनर की कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपकी 1 अप्रैल 2026 को भी एज जो है वो 60 होती है, तो भी ये माना जाएगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 60 साल कंप्लीट किए हैं, यानी 60 साल के आप माने जाएंगे। बेनिफिट जो है सीनियर सिटीजन के वो यहां पर पेंशनर को अलाउ किया जाएगा। हमेशा इंडिविजुअली जो है वही यहां पर जो है वो पेंशनर होता है। एचयूएफ फर्म कंपनी कोई भी यहां पर सीनियर सिटीजन नहीं माना जाता। अब सीनियर सिटीजन हमने बता दिया 60 और 80 के बीच में, लेकिन यहां पर एक और डेफिनेशन दिया है, सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आपकी एज जो है वो 80 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन कहलाया जाएगा। तो 60 से कम है तो नॉन सीनियर सिटीजन, 60 साल और 80 साल के बीच में तो सीनियर सिटीजन, और 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाए जाते हैं। अब ये सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स स्लैब का बेनिफिट का फायदा मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ये सभी तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें एक ही माना जाता है, तीनों को बराबर ही यहां पर जो है वो बेनिफिट दिया जाता है टैक्स स्लैब के अंदर। तो यहां पर भले आप पेंशनर, नॉन सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में आपको पूरा का पूरा सेम दिया जाएगा, डिफरेंट नहीं होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो वहां पर बेनिफिट आपको हो सकता है अलग मिले, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट जो है वो बराबर ही दिया जाएगा। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो एक पेंशनर की सिर्फ पेंशन इनकम नहीं होती, इसके अलावा भी कई सारी इनकम जो है वो पेंशनर की हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर तो पेंशनर की क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है? पेंशन इनकम तो आपकी हो सकती है, इसके अलावा आपको फैमिली पेंशन मिल सकती है, ब्याज की इनकम हो सकती है, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप किसी बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं तो वहां से ब्याज मिल रहा है, या सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वहां से ब्याज मिल रहा है, वो इनकम हो गई। पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एमआईएस, एफडी, एनएसई, पीपीएफ स्कीम से पैसा आ रहा है आपका, किसान विकास पत्र स्कीम से, कई सारी स्कीमें हैं जहां से आपको ब्याज मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में, डिबेंचर में निवेश किया है तो वहां से आपको ब्याज मिलता है, जो कई बार आपके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ब्याज आपको मिल सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जैसे आरबीआई के बॉन्ड आपने ले लिए,
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड ले लिया, जी सिक्योरिटी ले ली, वहां से ब्याज आ सकता है। रेंट इनकम, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया है तो वहां पर आपको इनकम हो रही है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, लैंड बेचा, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड बेचा है, अगर आपको गेन हुआ है क्रिप्टो से, वर्चुअल डिजिटल एसेट से, डिविडेंड आपको मिला है शेयर से, म्यूचुअल फंड से, एग्रीकल्चर इनकम हुई है, कई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपके लिए एग्जम्प्ट होती है, गिफ्ट आपने रिसीव किया है रिलेटिव से, वो आपकी एग्जम्प्ट है। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव में अगर आपने स्पाउस को, अपने माइनर चाइल्ड को अगर गिफ्ट किया है तो वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा। गिफ्ट रिसीव किया जा रहा है आपके नॉन रिलेटिव से, फ्रेंड से, 50,000 से ज्यादा हुआ पूरे साल में, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्स लैब के हिसाब से इसको टैक्स किया जाएगा। और भी कई सारी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर कोई पेंशनर छोटा स्मॉल बिजनेस चला रहा है, कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो टैक्सेबल जो है बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से किया जाएगा। एन्युटी इनकम हो सकती है इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे आपने LIC जीवन अक्षय लिया हो, सरल पेंशन योजना लियो, या प्राइवेट एन्युटी प्लान लिया हो, तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल होता है। ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट आपको मिला है रिटायरमेंट के बाद, PF विड्रॉल क्या है, NPS विड्रॉल, तो उसके इसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए यहां पर कई बार आपके लिए पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल होता है। पेंशन एरियर आपको मिली है, पिछले सालों की अगर कोई पेंशन पेंडिंग पड़ी थी वो अगर आपको मिली है तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन 89 के अंदर रिलीफ आपको मिल जाता है। अगर आपने अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे शॉप है, आपके पास गोदाम है, इसको आप रेंट पर चढ़ाते हैं तो वहां से आपको इनकम होती है, वो टैक्सेबल रहती है। अगर आपने कई बार प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर को यहां पर रेंट पे दिया है तो वहां से भी आपको इनकम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको आया है तो ब्याज कई बार आपको आता है, वो भी आपको टैक्सेबल हो जाता है। मैच्योरिटी अगर आपको मिली है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आपके लिए टैक्स फ्री होती है, लेकिन यहां पर देखना होता है कि आपका सम इंश्योर कितना है, प्रीमियम कितना है, कंडीशन वहां पर रहती है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में है, प्रॉफिट आपको मिला है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर ब्याज रेम्युनरेशन फर्म से मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। सेल करते अगर आप कार, कई लोगों को पता नहीं है कि अगर आप कार बेचते हैं तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये जो कार है वो आपकी पर्सनल कार है, जिसपे ना सैलरी में जाएगा, ना बिजनेस में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती, अदर सोर्स नहीं होती, एंड कैपिटल गेन तो होता ही नहीं है, तो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, विनिंग, इस पर आपको 30% फ्लैट रेट लग जाता है। तो एक पेंशनर को क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सारी की सारी हमने बता दी है। इसके अलावा भी अगर कोई है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब अपने अगले पॉइंट पे, तो कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए अप्लीकेबल होता है। नॉर्मली ITR 1, 2, 3, 4 ये 4 फॉर्म ही आपके लिए अप्लीकेबल है। अब ये कब कब अप्लीकेबल होगा, आइए ये समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ITR 1 जो है वो ज्यादातर पेंशनर जो है वो फाइल करते हैं। इसमें क्या क्या आपकी इनकम होनी चाहिए। ITR 1 सिर्फ रेसिडेंट फाइल करेगा, NRI के लिए अप्लीकेबल नहीं है। पेंशन इनकम होनी चाहिए, सैलरी इनकम होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, लेट आउट हो। अदर इनकम में ब्याज की इनकम हो गई, FD, RD, सेविंग की, फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है, टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये नई चीज आई थी जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक है, तो ITR 1 में आप दिखा सकते हैं। अब ITR 1 किन लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन, बिजनेस, NRI अगर आप है, अनलिस्टेड शेयर, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं ITR 2 के बारे में। ITR 2 जो है वो किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कौन से पेंशनर के लिए। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, NRI, पेंशनर जो है वो भी ये रिटर्न जो भर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन पेंशन, फॉरेन बैंक अकाउंट से पैसा अगर आया है, यहां ध्यान रखिएगा आपकी अदर सोर्स अगर इनकम है, लॉटरी, विनिंग, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा, ध्यान रखिएगा आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम के लिए ना ITR 1 है ना ITR 2 है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं ITR 3 के बारे में। तो आपके ITR 3 कब अप्लीकेबल होगी, तो उन पेंशनर के लिए जिनकी साथ में बिजनेस इनकम है। अगर आप पेंशन इनकम आ रही है, साथ में फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीशिप बिजनेस अगर आपका है, प्रिजम्पटिव बिजनेस भी है अगर आपका, तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, साथ में पेंशन इनकम है। अगर आप पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, ब्याज मिल रहा है या रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो ITR 3 भरेंगे। पेंशन के साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं, तो इस केस में ध्यान रखिएगा ITR 3 आप पर एप्लीकेबल हो जाती है। चौथा लास्ट फॉर्म है हमारा ITR 4। ITR 4 उन पेंशनर के लिए है जो प्रिजम्पटिव इनकम में जाना चाहते हैं, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 50 लाख से अंदर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, पेंशन, सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम आपकी हो सकती है जैसे ब्याज की इनकम, और प्रिजम्पटिव बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपकी इनकम है 44AD, 44ADA, 44AE,
तो आप ITR 4 की तरफ जो है वो जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर NRI डायरेक्टर अनलिस्टेड कंपनी अगर है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए, कैपिटल गेन है या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो इस केस में ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते। फिर आपको देखना होगा ITR 3, और अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2। तो नॉर्मली ITR 1, 2, 3, 4 आप पर एप्लीकेबल होती है। ITR 1, 2 के अंदर जो है ये 3, 4 के अंदर आपकी बिजनेस इनकम आ जाती है, और 3 के अंदर आपकी बिजनेस प्लस कैपिटल गेन की इनकम आती है, 2 के अंदर आपकी कैपिटल गेन की इनकम आती है, 1 और 4 के अंदर 4 में आपकी प्रिजम्पटिव वाली इनकम आ जाती है 44AD वाली। और ITR 1 जो है ना ही बिजनेस इनकम आएगी ना ही कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है। अब अपने अगले पॉइंट पे, तो टैक्स स्लैब यहाँ पर क्या होने वाली है, जो भी पेंशनर है फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में, सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की। 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ध्यान रखिएगा 4 लाख तक की इनकम पर आपको ITR भी नहीं फाइल करना है। 4 लाख से 8 लाख की इनकम है 5% टैक्स लगेगा, यानी मैक्सिमम आपको 20,000 का टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख की इनकम है तो 10% टैक्स रेट है, मैक्सिमम आपको 40,000 टैक्स देना है। 12 लाख से 16 लाख की इनकम है 15% टैक्स रेट, मैक्सिमम 60,000 का टैक्स। 16 लाख से 20 लाख की इनकम वालों को 20% टैक्स रेट लगेगी और 80,000 का मैक्सिमम टैक्स। 20 लाख से 24 लाख की इनकम होने पर 25% टैक्स रेट लगेगा, यानी 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम टैक्स देना हो सकता है। अबव 24 लाख है तो यहां पर 30% टैक्स रेट लगेगा। ध्यान रखिएगा अगर किसी की इनकम 24 लाख है तो ये सभी टैक्स आप पर अप्लीकेबल रहेगा, ये पूरा का पूरा आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर किसी की इनकम 12 लाख तक है तो यहां पर 60,000 का रिबेट उन्हें मिल जाता है, जो आगे डिस्कस करेंगे कितना रिबेट कितना फायदा आपको मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंज नहीं है। फाइनेंशियल 25-26 में पहले जो स्लैब थी वही स्लैब आपके लिए रहने वाली है। अप टू 2.5 लाख तक नील रहेगा, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए 3 लाख होगी, 2.5 लाख नहीं होगी। सुपर सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सुपर सीनियर सिटीजन को ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी रिबेट का फायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट। तो नॉर्मल टैक्स स्लैब हमने आपको बता दी, अब बात करेंगे स्पेशल टैक्स रेट के बारे में। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, गेम शो से अगर आपको 30% फ्लैट रेट लगेगा। क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल एसेट से 30% फ्लैट रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचे 111A के अंदर 20% टैक्स रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A के अंदर, यहां पर भी शेयर्स म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो 12.5% पर 1,25,000 के ऊपर होना चाहिए, 1,25,000 तक आपको एग्जेम्प्ट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर एसेट है तो 112 के तहत अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, गोल्ड बेचा है, डेप्ट म्यूचुअल फंड बेचा, लैंड, बिल्डिंग, टैक्स रेट 20% विद इंडेक्सेशन देखना है और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। ध्यान रखिएगा यहां पर अगर सेल जो है वो 23 जुलाई के बाद, 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने खरीदा बेचा है तो उस केस में 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर खरीदा पहले है बेचा बाद में है तो उस केस में आपको बेनिफिट दिया जाएगा 20% विद इंडेक्सेशन के साथ। डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है डोमेस्टिक कंपनी से टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। विनिंग अगर आपको ये ऑनलाइन गेमिंग से 30% फ्लैट रेट यहां पर आपको लग जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज है 87A रिबेट का फायदा आपको मिलेगा पेंशनर को भी। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो इस केस में ध्यान रखिएगा NRI पेंशनर को यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को यहां पर मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो जो भी इंडिविजुअल है जिसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है, 12 लाख तक है तो रिबेट आपको यहां पर 60,000 रुपए का मिल जाएगा। अलाउ यहां पर सिर्फ नॉर्मल इनकम पर होगा, स्पेशल इनकम पर नहीं होगा, सरकार ने साफ मना कर दिया है। मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगी 12 लाख से ऊपर अगर इनकम क्रॉस हो जाती है। इसी के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपए का आपको अलाउ हो जाएगा। मार्जिनल रिलीफ सिर्फ आपको न्यू रिजिम में मिलेगी, ओल्ड रिजिम में अलाउ नहीं होगी। ओल्ड रिजिम में कितना बेनिफिट मिलेगा, 12,500 का टैक्स फ्री होगा। टोटल इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपकी नॉर्मल और स्पेशल इनकम दोनों पे मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक आपको अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स फ्री इनकम आपकी कितनी होने वाली है, टैक्स फ्री पेंशन आपकी कितनी होने वाली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे हैं कितनी पेंशनर को यहां पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो 12 लाख तक आपको रिबेट मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, यानी टोटल 12,75,000 का न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी टैक्स जो है इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। ITR बननी पड़ेगी लेकिन 1 रुपया भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना अगर 12,75,000 की आपकी इनकम हुई। यानी कि अगर आपको मंथली पेंशन जो टैक्स फ्री मैं बताऊं तो 1,06,250 तक आपकी मंथली पेंशन जो है वो टैक्स फ्री होती है। अगर इसके अंदर है तो 1 रुपया भी टैक्स जो है वो आपको सरकार को नहीं देना है।
4,75,000 तक न्यू टैक्स रिजिम में अगर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टैक्स भी देना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी एडवांस टैक्स यहां पर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी पेंशनर है, सिर्फ यहां पर उनकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी इनकम अगर आपकी है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना। सेक्शन 194 पी के तहत आपको एग्जम्पशन मिलता है। जो भी पेंशनर है, आपका जो टीडीएस है वो बैंक यहां पर डिडक्ट करती है। आपको एक फॉर्म जमा करना होता है, फॉर्म 12BBA, ये सबमिट आपको बैंक को करना होता है। पेंशनर जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, सिर्फ पेंशन इनकम हो रही है और ब्याज की इनकम हो रही है सेविंग एफडी की, सेम बैंक में होनी चाहिए, तो उसके इसमें आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। और जो टैक्स अगर बनेगा 12,75,000 से ज्यादा अगर हुआ तो वो टैक्स जो है वो बैंक जो है वो सरकार को जमा कर देगी। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनकी इनकम जो है वो 12,75,000 के अंदर होगी, तो ना ही टैक्स है ना ही इनकम टैक्स रिटर्न बनना अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। तो 12,75,000 तक की भी इनकम अगर आपको हुई तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना, ना टैक्स बनना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन को आपको प्रॉपर्ली कंप्लाई करना होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको 1,25,000 तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर भले ही आपकी इनकम जो वो 4 लाख से 75,000 से कम है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ सकता है, मैंडेटरी। अगर आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा किए, टीडीएस या टीसीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है 50,000 से ज्यादा, अगर आपका 5,000 10,000 पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपको रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा स्पेंड किया, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। कई लोग बिजनेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा 60 लाख से ज्यादा आप टर्नओवर ना करें, अदरवाइज आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी होगा, भले आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना है। प्रोफेशन है तो उसके लिए 10 लाख की लिमिट दी गई है, 10 लाख से ज्यादा आपकी ग्रॉस रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन मैंडेटरी आईटीआर के लिए दी गई है। तो अगर आपकी भले 4,75,000 से कम इनकम क्यों ना हो, टैक्स नहीं देना, लेकिन आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी हो जाएगा। आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट में। ये पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको 9 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से जान लेना है। तो बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपको क्या क्या चेक कर लेना है। आपको जो भी पेंशन मिल रही है, टीडीएस अमाउंट है, ये हमेशा आप अपने फॉर्म 16, 26AS, AIS, TIS या फिर बैंक स्टेटमेंट से प्रॉपर्ली चेक करें। सभी प्रिंट जो है वो जरूर निकाल लें। हमेशा AIS, TIS को जरूर चेक करें। कोई ब्याज आया है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, अदर इनकम हुई है तो ये रिफ्लेक्ट होती है, तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको आपको दिखाना होता है। नॉर्मली आपकी न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजिम को ही आपको ऑप्ट करना है। लेकिन अगर आपकी स्मॉल पेंशन है, ब्याज है 1 से 2 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल कम है, 5 लाख तक अगर है, 4 लाख तक अगर है, तो इस केस में मेरा यह सुझाव है कि आप ओल्ड रिजिम में जाएं, क्योंकि वहां पर आपको 12,500 की टैक्स की छूट मिल जाएगी। मान लीजिए किसी का 5 लाख का यहां पर है, तो यहां पर 4 लाख तो आपको बेसिक एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी 1 लाख पर आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, यानी 20,000। तो 20,000 में से 12,500 आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 7,500 प्लस 4% आपका जो सेस है वो ही आपको देना होगा। तो रिबेट यहां पर मिल जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर आईटीआर फॉर्म चूज करें, डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर। इसी के साथ आप कभी भी कैश जो है वो बैंक में 10 लाख से ज्यादा जमा ना करें, ना ही 10 लाख से ज्यादा एफडी करें, चाहे कैश हो या ऑनलाइन मोड से भी एफडी जो है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। हमेशा यहां पर फॉर्म 15GH यूज करें अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होने से बचना है। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जो बैंक डिडक्ट नहीं करेगी, पोस्ट ऑफिस डिडक्ट नहीं करेगी। 1 लाख से ऊपर होगा तो ये फॉर्म आपको जमा करना है। 12,75,000 तक की इनकम है तो ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। हमेशा एग्जम्प्ट इनकम जरूर दिखाए, पीपीएफ, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, कम्यूटेड पेंशन अगर आपको रिसीव हो रही है तो ये जरूर दिखाए। नहीं दिखाएंगे तो नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। भले एग्जम्प्ट है पर आपको दिखाना है। सभी बैंक स्टेटमेंट आप चेक करें, कोई ऐसी इनकम जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है तो उसे भी दिखाना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो हमेशा कई लोग क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करते, तो बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। हो सकता है कोई डिविडेंड आ गया हो सकता है कोई अदर इनकम आ गई हो, तो ये जरूर आप चेक कर लें। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई ब्याज मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड से, जो पुराना पिछले साल का अगर कोई रिफंड आया उसका कोई ब्याज मिला है तो वो भी आपको आईटीआर में कंसिडर करना है। कभी भी डिले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, अन्यथा आपको लेट फीस लग जाएगी 1,000 से 5,000 तक। तो ये सारे जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं। तो अगर आप एक पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, तो ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर
26-27 में कब कब आपको जो है वो टैक्स फ्री इनकम रहने वाली है, पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनने वाला है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस करें। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।